वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आर वी नॉट लकी दैट plant reproduce sexually? The mirage of the flower that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we shown over, the rich colors that attract us, are all these are aid to sexual reproduction. ये सारी चीज़ें जो हम enjoy करते हैं, देखते हैं, ये सब किसके थ्रू आई हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आई हैं। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते कि उनका यूज़ किया जा सके हमारी सेल्फिशनेस के लिए। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट से मतलब है एंजियोस्पर्म। अगर हम देखें डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, जो जो फ्लावर के अंदर मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड द फ्लोअर पार्ट, ये सब क्यों है? ये इंश्योर करने के लिए ताकि जो एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो फॉर्म हो सके, दैट इज़ द फ्रूट्स एंड द सीड्स। अगर इस चैप्टर की बात करते हैं और समझते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और द प्रोसेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में। अब बेसिकली फ्लावर क्या है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। तो ह्यूमन बींग्स हैव बीन हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम इमेमोरियल। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका बहुत पुराना रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट हैं एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल और रिलीजियस कल्चरल वैल्यूज़ के लिए। उनको यूज़ किया जाता है द सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा। तो ह्यूमंस का फ्लावर्स के साथ एक अलग ही रिलेशनशिप है बहुत लंबे टाइम से। फ्लावर को हम यूज़ करते हैं एज अ सिंबल, अलग अलग सिम्बल्स के रूप में और अपने इमोशंस व्यक्त करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं ना, तो फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वर एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब फ्लावर ही वो जगह है जहाँ जिसके थ्रू ये जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने क्लास 11 में अलग अलग पार्ट्स पढ़े हैं इसके कि क्या क्या है, और ऊपर यहाँ डायग्राम में इन्होंने शो भी किया। दैट इज़ ये स्टिग्मा, ये हमारा पूरा मेल पार्ट होता है, दैट इज स्टिग्मा। वो सॉरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये फीमेल पार्ट के अंदर आता है, दैट इज पिस्टिलेट। एंथर, फिलामेंट, ये हमारे स्टेमन में ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथर एंड द फिलामेंट। ये सेपल्स को कैलिक्स के सेपल्स होती हैं, कोरोला जिन्हें हमने पढ़ी मॉर्फोलॉजी में, कैलिक्स एंड कोरोला, दैट इज सेपल्स एंड पेटल। नाउ द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स और क्या क्या इवेंट होता है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, कि हमें एक्चुअल फ्लावर जो दिखता है पेड़ पे, उससे पहले द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला है कि नहीं करेगा। सेवरल हार्मोनल एंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। बहुत सारे क्या होते हैं? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इन जो इनिशिएट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है आगे चल के, और डेवलपमेंट होता है फ्लावर प्राइमोडियम का। फ्लावर प्राइमोडियम बनेगा, उसी से हमारा आगे फ्लावर बनेगा। तो इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड विच बियर द फ्लोरल बड देन द फ्लावर। ये क्या है? वो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जो बनती है जिस पे फ्लोरल बर्ड्स होती हैं और बाद में वो फ्लावर बनता है। अगर हम बात करें फ्लावर की, तो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम, डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। अगर हम देखें कि एंड्रोशियम के पास क्या था? स्टेमन था, रिप्रेजेंट करता था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो एंड्रोशियम के पास क्या है? रोल ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखते हैं कि स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोंजियम क्या है और पॉलन ग्रेन क्या है। फिगर 2.2a जो हम देख रहे हैं शो कर रही है दो पार्ट, दैट इज स्टेमन, अ पार्ट ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट शो करेगी। द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टॉक जो है उसे कहा जाता है फिलामेंट, और जो टर्मिनल है जनरली बायलोब स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एंथर। टर्मिनल पार्ट है बायलोब्ड। तो ये याद रखना है कि दो पार्ट दिख रहे हैं वहाँ पे, जो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक जैसा है वो फिलामेंट है, ये हमारा फिलामेंट है। और जो टर्मिनल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है? टर्मिनल, दैट इज बायलोब। द टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंटर। जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड होता है, लाइक नीचे वाला, ये है प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? हमारा फिलामेंट का थैलेमस से। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। या तो थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल्स ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर के पेटल है उनके साथ अटैच होगा। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल। जो नंबर और लेंथ है स्टेमन की वो क्या होती है? वेरिएबल होती है अलग अलग स्पीशीज़ में, जो हमने मॉर्फोलॉजी में भी देखा। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़।
इफ़ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर, अगर आप स्टेमन कलेक्ट करें 10 फ्लावर्स में से, हर एक अलग स्पीशीज से, और फिर इसको अरेंज करें स्लाइड पे, तो हम देखेंगे वहाँ पे एक अच्छी खासी वेरिएशन देखने मिलेगी उसके साइज में, उसके नेचर में. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making the neat diagram would indicate the range in the shape and attachment of anther in different flowers. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस रेंज में कितना वेरिएशन हमें देखने मिलता है. अब बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म. जो एंथर है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है. उसकी हर एक लोब के पास 2 थीका होते हैं, दैट इज इसलिए उसको कहा जाता है डायथीकस. तो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज द बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका. ये क्या है, बाइलोब है, इसके पास 2 थीका है, इसलिए इसे कहा जाता है डायथीकस. फिगर 22.b अगर इसमें हम देखें तो ऑफन अ लॉन्गिट्यूडल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका. एक लॉन्गिट्यूडल ग्रूव रन करती है जो थीका को 2 पार्ट्स में बांट देती है. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर. अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलते हैं. जो बायलोब नेचर है एंथर का वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है ट्रांसफर सेक्शन में एंथर के, क्योंकि जो एंथर है कैसे हो जाता है, यहाँ पे 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है. उसके पास क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे जो 2 कॉर्नर्स पे लोकेटेड है और हर एक लोब में. देखो इन्होंने कहा कैसा है, बायलोब्ड है और 2 थीकस है. बायलोब बेसिकली ये 2 लोब मिल गई. डायथीकस कहा गया, इन लोब के बीच में क्या होता है, 2 थीका प्रेजेंट्स होते हैं. हर एक लोब क्या है, ये 2 थीका प्रेजेंट है, दैट इज डायथीकस. अब देखते हैं कि जो बायलोब नेचर है एंथर का वो ट्रांसफर सेक्शन में बहुत अलग देखने मिलता है, क्योंकि एंथर कैसे दिखता है, वहाँ पे 4 साइडेड टेट्रागोनल दिख रहा है ना, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. अगर हम ऐसे देख ले तो ये क्या है, बायलोब है और हर एक लोब में क्या है, 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए क्या बन जाता है, वो डायथीकस बन जाता है. अब देखते हैं तो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो कहाँ है, हर 2 कॉर्नर्स पे लोकेटेड हैं. हमारे टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 2 हर एक लोब में है. और कितनी लोब है, 2 लोब है और हर एक लोब में 2 है, तो कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा. अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप करता है फर्दर और क्या बना लेता है, पॉलन सेक्स बनाता है. तो यही दिखाया गया डायग्राम में कि माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप हुआ और क्या फॉर्म करा, उसने पॉलन सेक बना लिया. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड फॉर्म बिकम द पॉलन सेक. डेवलप करता है और पॉलन सेक में बन जाता है. अब दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स. अब ये पूरे देखो इसकी लेंथ है ना, यहाँ तक पूरा एक्सटेंड कर रहे हैं, नीचे तक एक्सटेंड करते हैं, पूरा पूरा नीचे तक एक्सटेंड करते हैं. और क्या होता है इनके अंदर, अब पॉलन सेक्स के अंदर मिलेंगे पॉलन ग्रेन्स. तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया था डेवलप हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, पॉलन सेक में. तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में ताकि हमें सीक्वेंस याद रहे कि क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है, वो चेंज होता है पॉलन सेक में, और पॉलन सेक के अंदर क्या मिलता है, हमें पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं. हमारा जो एंथर है डायथीकस है और बायलोब्ड है. बायलोब देखो ये देखा जाए तो 2 लोब हैं इसकी, एक ये एक पीछे, और हर एक लोब में 2 थीका है, तो क्या बन गए, डायथीकस. कितने, अगर हम उसका हम लेटरल सेक्शन देखते हैं, हम क्या देखते हैं, अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं एंथर का, तो हमें वो अलग स्ट्रक्चर दिखता है, वो टेट्रागोनल दिखता है, वहाँ पे पूरा अलग जाता है बायलोब स्ट्रक्चर. ट्रांसफर सेक्शन में टेट्रागोनल दिखाई देगा जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंज होंगे और वो हर एक कॉर्नर्स में लोकेटेड है, मतलब हर एक लोब में लोकेटेड है. अब बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है. अगर बात की जाए इन अ ट्रांसफर सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. अगर ट्रांसफर सेक्शन देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे दिखता है, अगर उसकी आउटलाइन देखी जाए तो वो सर्कुलर आउटलाइन जैसी उसकी दिखती है, मतलब बाहर से वो कुछ कुछ सर्कुलर जैसा दिखाई देगा. तो in a transfer section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers. और कैसे सराउंडेड होता है, उसके पास 4 लेयर्स होती हैं. तो अगर हम देखें तो कह रहे हैं ऐसा कुछ सर्कुलर सा देखने मिलेगा आपको बाहर की तरफ से, जो वहाँ पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम 4 दिख रहे हैं. अगर उसके हम बाहर से देखें तो कैसा दिखता है, वो ट्रांसफर सेक्शन में से सर्कुलर इन आउटलाइन. अब वो कितने लेयर्स का बना है, 4 लेयर्स से सराउंडेड है, उसको 4 लेयर घेर के रखती हैं. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टपेटम. अब ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछा जाता है कौन कौन सी 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और फिर है टपेटम. अब द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन
एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द एंटर टू रिलीज द पॉलन। अब ये पूछेगा कौन कौन सी 3 वॉल्स, तो पूछेगा 3 वॉल के अंदर कौन कौन आएगी, एपिडर्मिस आएगी, एंडोथीशियम आएगी और मिडल लेयर आएगी। तो ये जो है इसको कौन करती हैं, 4 लेयर्स कवर करके रखती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। ये 3 बाहर वाली, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना और डहेसिस में मतलब एंथर के फटने का हेल्प करवाती हैं, ताकि उसमें से जब वो डहेसिस हो फटे तो उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए। तो ये इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन और डहेसेंस का। अब जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे कहते हैं हम टेपेटम, उसका काम क्या है, वो नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। सेल्स ऑफ द टेपेटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म। जो टेपेटम के सेल्स हैं उसके पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है और जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें मिलता है। तो ये पूछते हैं टेपेटम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि सबसे इनर मोस्ट है वो क्या हेल्प करती है, नरिश करने में, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन को डेवलप कराने में हेल्प करती है। उसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल कुड बिकम बायोन्यूक्लिएटेड, कैसे टेपेटल सेल्स क्या बन जाते हैं, बायोन्यूक्लिएट, कभी सोचा है। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू। मतलब अब एंथर यंग है, जब मेच्योर नहीं हुआ है, तो उसके अंदर एक ग्रुप है कॉम्पैक्टली अरेंज, ऐसे अरेंज है कुछ होमोजीनस टिश्यू। होमोजीनस टिश्यू मतलब उनका नेचर बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट सेल्स नहीं है, होमोजीनस सेल्स हैं, जिससे कहा गया स्पोरेंजियस टिश्यू। अभी क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या करता है, वो सेंटर ऑक्यूपाई करके रखता है ऐसे। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, अभी हमने उसका देखा कि स्ट्रक्चर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो हमने देखा जब हम ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो उसका सर्कुलर कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर बाहर से सर्कुलर दिखता है, आउटलाइन उसकी 3 लेयर्स को सराउंड करती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। या आउटर की 3 लेयर जो इनका काम है प्रोटेक्शन करना, एंथर का डाइजेशन कराना। इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम, जिसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, पॉलन ग्रेन जब डेवलप करते हैं, और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। अब देखते हैं कि वो बायोन्यूक्लिएट, उसने पूछा कि बायोन्यूक्लिएटेड क्यों है, कैसे हुए, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें, वो एंथर जब यंग है तो उसके अंदर क्या होता है, एक ग्रुप मिलता है, सेल्स का ग्रुप मिलता है जो कैसा है, होमोजीनियस है, मतलब सेम नेचर का है। तो उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत पास पास अरेंज है। तो मान लो ये ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज है, सेल्स हैं, होमोजीनियस नेचर। तो ये क्या बना रहे हैं, ये स्पोरेंजियस टिश्यू बना रहे हैं। तो ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के ऐसे सेंटर में मिलेगा। मान लो ये क्या है, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये ऐसे, और ये क्योंकि मैंने पढ़ा था ट्राइगोनल स्ट्रक्चर और टेट्राड, 4 स्ट्रक्चर होते हैं, इसको 3 लेयर सराउंड करके रखती हैं। जो ये वाली होती है इनका काम होता है डहेसेंस कराना, प्रोटेक्शन कराना, और ये जो होती है अंदर वाली, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है, जो सेल होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, वो किस में जाते हैं। अब ये क्या था हमारा, स्पोरोजेनियस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू था ये हमारा। अब जैसे जैसे क्या होगा, एंथर डेवलप करेगा, आगे आगे ग्रो करेगा। अब एंथर डेवलप करेगा तो स्पोरोजेनस टिश्यू किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। कौन सा डिवीजन में जाएगा, मियोटिक डिवीजन। क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस होगा, मियोटिक डिवीजन में जाएगा और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेगा। क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो जैसे इन्होंने यहाँ समझाया है, ये क्या दिया है, बाहर से देखने में कैसे लगता है, सर्कुलर लगता है। अगर बाहर से उसकी आउटलाइन देखी जाए, अंदर क्या है, सेंटर में यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ये देखो यहाँ बनाया, मेंशन किया है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। इसकी 3 लेयर है, बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, फिर है टेपेटम, और उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये पूरा शो करा है। अब स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होगा, जैसे जैसे एंथर ग्रो करेगा तो स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या मिलेगा, मियोसिस मिलेगा। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू था, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये, मान लो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये मियोसिस कर रहा है। अब इसका हर एक सेल क्या है, केपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए, क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल क्या बना सकता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। हर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का केपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन के लिए, वो उसे बना सकता है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल।
अब हर एक क्या है, एक पोटेंशियल पॉलन की तरह माना जाएगा, मतलब वो पॉलन बनाने लायक पूरा हो चुका है, तो इसलिए कहा जाता है पोटेंशियल सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहेंगे उसको? ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। Each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. अब माइक्रोस्पोर का बनना pollen mother cell से क्या कहलाता है? meiosis के थ्रू इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को कहाँ से बना? पॉलन मदर सेल से मेयोसिस के थ्रू, उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम पढ़ रहे थे कि जो अब हर एक सेल होगा स्पोरोजेनस टिश्यू का, वो केपेबल है कि वो क्या बना दे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दे। अब जो हर एक पोटेंशियल पॉलन, ईच वन क्या है? एक पोटेंशियल पॉलन, मतलब हर एक पोटेंशियल पॉलन बनाने के लायक है, या फिर उसे हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्या कहेंगे उसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसको हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना, किसका बनना? माइक्रोस्पोर का बनना तो माइक्रोस्पोर का बनना तो जो अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है कि माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, क्या बन रहा है? पॉलन मदर सेल से या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और ये कहाँ से ओरिजिन होता है इनका? स्पोरोजेनस टिश्यू से। ठीक, क्या बनना? माइक्रोस्पोर का बनना, किसके थ्रू? मियोसिस होने के बाद। तो ये प्रोसेस कहलाया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ वाला प्रोसेस कहलाया जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन मदर सेल बात की जाए, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये दोनों कहाँ से ओरिजिन होता है इनका? स्पोरोजेनस टिश्यू से। ठीक, अब क्या होगा? इसमें मियोसिस होगा, दो मियोसिस होंगे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और क्या बन जाएंगे? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ तक माइक्रोस्पोर का बनना, डैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोर हैं वो फर्दर माइटोसिस करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो इसलिए जो जो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, अब जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे? क्लस्टर्स में अरेंज होंगे, 4 सेल्स के क्लस्टर में, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो क्लस्टर ऑफ सेल्स के फॉर्म में होंगे, वो भी 4 सेल का क्लस्टर्स, जिसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो वही लिखा है माइक्रोस्पोर क्या होता है? डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। तो वो कैसे होते हैं? जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, माइटोसिस होगा और वो किस में डेवलप हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या है? थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन है जो बनते हैं और रिलीज होते हैं विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डाइसेंस करने पे वो रिलीज होते हैं। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? थाउजेंड्स में है माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल। और ये हमारा बीच में स्पोरोजेनस टिश्यू था ना, जो हम मान रहे थे कि लेट कर लो, इसमें ये सब हो रहा है, आगे डिवीजन हो रहा है, मेयोसिस हो रहा है, मेयोसिस के बाद क्या बन रहा है? हर एक डिवाइड कर रहा था, और किस में एबल था वो कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कर सके, बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही हुआ कि मेयोसिस हुआ, किस में हुआ? उन्होंने पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, कहाँ से आए? स्पोरोजेनस टिश्यू से आए। उसमें मेयोसिस हुए, 2 मेयोसिस हुए, जिससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने, जिसमें फर्दर माइटोसिस होते हैं और पॉलन ग्रेन बन जाता है। अब देखो, जो माइक्रोस्पोर है उसकी प्लॉइडी क्या है? एन। जो पॉलन है उसकी भी प्लॉइडी क्या है? एन। अब पॉलन क्या होता है? तो माइक्रोस्पोर तो वो स्ट्रक्चर है जो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, पॉलन ग्रेन बना रहा है। और पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन वो सेल्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में
या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में मेल गैमेट बनाएगा। तो पोलन ग्रेन क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर या वो सेल है जो मेल गैमेट बनाता है, तो इसलिए इसको ये भी कहा जाता है दैट इज़ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। तो पोलन वो चीज़ है, पोलन वो सेल है जो मेल गैमेट बनाएगा। दैट इज, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि पोलन क्या होता है जब शेड होता है 2 सेल कंडीशन और 3 सेल कंडीशन में होते हैं, तो वहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, जिससे क्या बनता है? पोलर न्यूक्लिया, पोलन न्यूक्लिया, ये सब बनता है। तो दैट इज मेल गैमेट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। नाउ अब ये हमने पढ़ लिया कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर होते हैं, पोलन ग्रेन होता है जो बनते हैं और रिलीज होते हैं विद द डाइजेशन ऑफ एंथर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि अगर ये फ्लो चार्ट याद रहे, समझ भी आ जाए, ताकि अगर किसी को दोबारा चाहिए तो आई कैन शेयर इट। अब पोलन ग्रेन क्या है? देखो भाई, पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम टच करो या ओपन करो एंथर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस इज गुल्लड़ का फूल या फिर कोई और भी फूल, तो तुम देखोगे कि जो डिपोजिशन हो जाता है येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन का तुम्हारी फिंगर पे। अगर तुम स्प्रिंकल करो इनको विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन अ ग्लास साइड, उसको जब पूरा ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्कैनिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्यू पोलेंस, कुछ पोलेंस की यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से पिक्चर्स ली गई हैं जिसको शो किया गया है। नाउ you will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain। कि आप क्या क्या देखोगे? अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग pollen grain देखने मिलेंगे। नाउ pollen grain क्या होता है? जनरली स्फेरिकल होता है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ये PYQ है, यहाँ से पूछा है क्वेश्चन कि पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल के होते हैं, उनका मेजरमेंट कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। किस में? लेंथ में, रेडियस में, डायमीटर में। 25 से 50 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। अब इसके पास क्या होती है? 2 लेयर वॉल होती हैं पोलन ग्रेन की। जो हार्ड आउटर लेयर है उसे कहा जाता है एक्साइन, सबसे बाहर वाली हार्ड लेयर दैट इज एक्साइन। और किसकी बनी है? वो स्पोरोपोलिन की बनी है। ये भी PYQ है कि जो हार्ड लेयर, जो आउटर लेयर है, वो जो एक्साइन है, किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की बनी है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। जो क्या है? अभी तक का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है जिसे हम जानते हैं। द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल गेट नोन, अभी तक जाने वाला सबसे रेजिस्टेंट मटीरियल है हमारा स्पोरोपोलिन। इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। क्या है उसकी खासियत? कि वो जितना भी हाई टेम्परेचर हो सब सह सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली उनके जो क्या होता है एक्शन, उसको भी रेजिस्ट कर सकता है। कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार, मतलब अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो इसको डिग्रेड कर सके। पोलन ग्रेन के एग्जाइन के पास प्रोमिनेंट अपर्चर होता है। मान लो ये तुम्हारा पोलन है, इसकी एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर किसकी बनी है? एक्साइन की। तो एक्साइन पे एक छोटा सा पोर, एक छोटा सा सेल या अपर्चर होता है जिसे कहा जाता है जर्म पोर। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्पोरोलिन एब्सेंट होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ में पूछा गया है कि कौन सी जगह है ऐसी पोलन ग्रेन में जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं मिलेगा, स्पोरोपोलिन जहाँ एब्सेंट होगा, दैट इज जर्म पोर। तो pollen grain are well preserved and fossil because of the presence of sporopollen। pollen grain को हम फॉसिल्स में प्रिजर्व कर सकते हैं, किसके वजह से? स्पोरोपोलिन के प्रेजेंट होने की वजह से ही। अब एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड द डिज़ाइन, कि इसका मतलब एक पैटर्न डिज़ाइन अलग अलग तरीके से दिखता है। तो बेसिकली जंप पोर का फंक्शन क्या हो गया? तो जंप पोर क्या अलाउ करते हैं कि यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, यहीं से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो पाएगी, क्योंकि यहीं पे क्या है? स्पोरोपोलिन नहीं है, तो यहीं से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। अब जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन की, वो क्या है? उसे कहते हैं इंटाइन। कैसी है? थिन है, ये पतली है, कंटिन्यूस लेयर है, और किसकी बनी है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी है। अब ये भी PYQ में पूछा गया है कि जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, उसको कौन सराउंड करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है। When the pollen grain is mature, the pollen grain mature हो जाता है, वही। तो pollen grain क्या था? ऐसा सेल जो क्या बनाने वाला है? मेल गैमीट। तो pollen grain को क्या भी कहा हमने? मेल गैमेटोफाइट। तो जब pollen grain क्या है? मेच्योर है, तो उसके पास 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल।
अब जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर होता है, उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या है? अब बहुत अबंडेंट में खाना है उसके पास और लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है। दूसरा क्या है? जनरेटिव सेल, जो स्मॉल है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब ये पूरा वेजिटेटिव सेल का ही साइटोप्लाज्म ही जित भी प्रेजेंट है और इसी के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा है हमारा जनरेटिव सेल। कैसा है? स्मॉल है। जनरेटिव सेल क्या है? स्मॉल है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब कैसा है? वो स्पिंडल शेप का है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये क्या है? स्पिंडल शेप है, उसके पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत डेंस है। मतलब वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हाईली पैक है। तो क्या है? बहुत ही डेंस है और स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस है। अब अगर बात करें ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म में लगभग जो 60% है वहाँ पे पॉलन ग्रेन शेड हो जाता है टू सेल स्टेट में, मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के साथ शेड कर जाता है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में। अगर जो बची हुई रिमेनिंग स्पीशीज़ है मीन्स 40%, तो जो रिमेनिंग स्पीशीज़ है वहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली। किस में डिवाइड करता है? माइटोसिस से। और क्या बनाता है? दो मेल गैमीट बनाता है। देखो क्या बनाए? डाइज टू मेल गैमीट, और दो मेल गैमीट बनाएगा बिफोर द पॉलन ग्रेन आर शेड